नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। और शुरुआत में बस इतना ही कहूंगा, ये कहां आ गए हम जमीन पर लौटते लौटते। तो गोदी मीडिया जमीन पर लौट रही है। क्यों लौट रही है? क्योंकि अचरज भरा ये सच है, और सच है या व्यंग है, इस कार्यक्रम में हम समझेंगे कि मोदी जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली है। अभी समझने के लिए इस चर्चा को आज थोड़ा ये व्यंग्यात्मक चर्चा है। पहले हेमंत अत्री जी को जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम। स्वागत है हेमंत भाई आपका। अब सीधे आपके हवाले, आज ज्यादा सवाल जवाब मेरी तरफ से भूमिका भी नहीं है। भाई, ये कौन सी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? आप भी बड़े अचरज में हैं, आप भी आज जश्न मना रहे हैं कि मोदी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। आखिर इतना जश्न क्यों मना रहे हैं? क्या ऐसी बात हो गई? कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली? हम तो नहीं देखे अब तक। आशीष जी, बड़ा अद्भुत कार्यक्रम रहा और मोदी जी ने आज कमाल ही कर दिया। 18 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। 18 सेकंड। हाँ। पहली बार। कभी आपने सुना नहीं होगा कि मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस की, लेकिन वही वन वे करी। वन वे। आज आपको ध्यान होगा, आज सुबह जो है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी दिल्ली के लिए। टिकटों का फाइनलाइजेशन हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी अपने शानदार काफिले में पहुंचे वहां और अध्यक्ष नड्डा साहब ने उनको रिसीव किया। वो जो एक फूल का वो देते हैं, छोटी सी फूल की कली, बड, रोज बड दी। और एकदम मोदी जी का ध्यान पड़ा, वो सोच के आए होंगे जो भी। तो देखा कि मीडिया वाले खड़े हैं वहां पर। वो तो खड़े ही रहते हैं हमेशा, काम ही है बेचारों का। तो मोदी जी वहां से गिन के 12 कदम चल के गए मीडिया की तरफ और गए। उन सबको नए साल की बधाई दी। उसके बाद अपने लोहड़ी की बधाई दी, मकर संक्रांति की बधाई दी। फिर उनकी थोड़ी चिंता की कि इतनी सर्दी है और आपके सिर पे कुछ नहीं है। हालांकि सिर पे मोदी जी के भी कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने उनके सर की चिंता की, मीडिया वाले साथियों के सर की चिंता की। और उसके बाद उन्होंने नड्डा साहब को कहा कि इनका कुछ कीजिए, ख्याल कीजिए टाइप। सर्दी थी ना। और फिर नड्डा साहब ने भी उनको कुछ कहा और उसके बाद मोदी जी चले गए। सवाल जवाब का तो सवाल ही नहीं। और उसके बाद फिर आप समझ सकते हैं कि जो बाकी के जो साथी थे वहां पर, जो मोदी जी की ट्रोल सेना के भी सदस्य हैं, मीडिया वाले, वो एकदम लहर लोट, जिसको आप कहते हैं हिंदी में, लहर लोट हो गए। और ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट के मोदी जी इतनी चिंता करते हैं, मोदी जी ने दिल जीत लिया। कोई भी नेता दिल जीतता है साहब सवाल जवाब से, आपकी खबर से। आपको आके मैंने नमस्ते कर दिया, मैंने आपका दिल जीत लिया, तो फिर तो आपका दिल ही बहुत छोटा है कि इतना जल्दी जीत लिया जाता है वो। तो मुझे लगता है आपको वीडियो दिखाना चाहिए दर्शकों को। मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुओ मोटो। मोदी जी चल के गए मीडिया के पास। बड़ा अद्भुत है, तो अच्छा लगेगा। सबको 2025 की बहुत शुभकामनाएं। सर आपको भी थैंक यू सर। सबको लोहड़ी की शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ठंड में संभालिए भाई आप लोग। हाँ, नहीं कुछ सर पे रखिए, इनको कुछ ठंड में तकलीफ होगी। क्या मिला? ये तो वाकई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये देखने के बाद मुझे भी, मेरी भी आंखें खुल गईं। मैं भी आज फैन हो गया कि इतना तगड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस, इतने जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आखिर में लगा कि वाकई पत्रकार कीड़े मकोड़े जैसे, इनके लिए थोड़ा सा कुछ कर दीजिए, इनके लिए सर पे कुछ नहीं, कुछ कर दीजिए। एक कृपा पर जी रहे हैं। लेकिन एक बात मुझे याद आ गई, अब हम आपके पास आएंगे, लेकिन एक बात, अब मेरे मन की बात थोड़ी सी है, एक लाइन की। ये पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें न करें, पत्रकारों से बदला ले रहे हैं मोदी जी। ये बदले वाली बात नहीं है थंबनेल में, लेकिन बदला ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? जो भाव है कि कहां मोदी कहां पत्रकार, वो कीड़े मकोड़े टाइप के, उस टाइप का भाव जो आप देखे ना, आए ऐसे, उनका स्टाइल ये लगता है कि मतलब अकेले चलते हैं तो भी लगता है वन मैन आर्मी टाइप में। ये जो बदले का भाव मैं क्यों कहा, ये जो मैं आज सुना हूं, इनके लिए कुछ कर दो यार, इनके सर पे कुछ नहीं है, ये वही नरेंद्र मोदी हैं। मैं तो कभी फील्ड में कवरेज के लिए नहीं गया, मैं दफ्तर में बैठता था, लेकिन रिपोर्टर्स जो पुराने हैं सब बताते हैं, जो हमारे वरिष्ठ भी हैं, जब
नरेंद्र मोदी संगठन में थे और 90s में 90 के दशक में बैठा करते थे, 2000 के आसपास जब भाजपा के दफ्तर में बैठा करते थे, तो इन्हीं पत्रकारों से मिलने के लिए और एक बुलावे पे ऑटो में बैठ के चले जाते थे, ऑटो में। और यहां तक कई किस्से हैं कि इनको मना किया गया, प्रमोद महाजन का दौर था, मना किया गया कि नहीं जाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तब भी चले जाते थे, भले डांट सुनते थे, कहते थे अरे वो बार बार आ रहा था, कोई जाने वाला नहीं था, तो मैं ही जाके बैठ गया। कुछ एक पत्रकार ऐसे हैं जिनका ट्राइपॉड दर्शक नहीं जानते हो तो बता दूं, आजकल तो रील के जमाने में सब लोग जान चुके हैं, जिस पर कैमरा लगाया जाता है। तो ट्राइपॉड जब पुराने कैमरे बड़े होते थे और ट्राइपॉड हैवी हुआ करते थे, तो कई बार ट्राइपॉड उठाया है, और ट्राइपॉड उठाने में जिसका सबसे ज्यादा चर्चा जिसके बारे में होती है वो राजदीप सरदेसाई की होती है। राजदीप सरदेसाई का ट्राइपॉड कई बार उठाया है नरेंद्र मोदी। हालांकि जब पावर में आए तो राजदीप सरदेसाई को उनकी जगह दिखा दिए थे, बस में जो पायदान होता है, पायदान पर बैठा दिया था राजदीप सरदेसाई को। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का वो भाव ना, कि जिन्होंने उस समय में, इनके संघर्ष वाले समय में जिनने इनकी मदद की या जिनके ये पीछे चले, उन सबको ये दिखाने के मूड में है कि देख लो तुम्हारी हैसियत है क्या। हालांकि जब आपने बात कही तो मेरे सामने एक ट्वीट भी है, वो ट्वीट भी दिखा देता हूं, जरा देखिए। एक पत्रकार हैं, ये बड़े लंबे समय से कवर करते आ रहे हैं भाजपा को, नाम हम छिपा दिए हैं क्योंकि किसी भी पत्रकार को वो खुद में बड़ा मानते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हम उनका नाम दिखा करके बताएं कि वो बहुत बड़े पत्रकार हैं और मोदी जी के बहुत करीब हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़ाके की ठंड में बीजेपी की बैठक कवर कर रहे पत्रकारों का हालचाल लेकर उनका दिल जीत लिया। दिल उनका जीता, पता इनको चला। दिल उनका जीता, पता इनको चला। ठंड में अपना ख्याल रखने के लिए कहा और 9 वर्ष मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। आज जब ज्यादातर नेताओं के लिए पत्रकार सिर्फ उनके काम के प्रचार प्रसार का माध्यम है, प्रधानमंत्री मोदी का यह अंदाज उन्हें सबसे अलग बनाता है। अब कितना लौटोगे भाई? यहां ये जानना भी दिलचस्प है कि जिस जगह पर मोदी पत्रकारों ऑब्लिक कैमरामैन से मिले, वहां कम उम्र और कम अनुभव वाले पत्रकार ज्यादा थे। ये मैं एक सैंपल दिखाया हूं। ऐसे लौट रहे हैं सब, और लौट ये जमीन पर नहीं रहे हैं, दरअसल कीचड़ में लौट रहे हैं। कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में लौट रहे हैं। और उस कीचड़ में एक आध उत्सव होते हैं दुनिया में जहां कीचड़ में लोग लौटते हैं, उसी तरह का उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने आज बधाई दी है, पूछा है ठंड में थोड़ा ख्याल रखो। ये इतना हाल चाल पूछ लिया, अब सब लौट रहे हैं। ये हालात हैं। और इन पत्रकारों को आज की तारीख में, मुझे कल से इतना अफसोस है, और अफसोस तब भी हुआ था जब अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया था, जो पॉडकास्ट किया है वो पत्रकार नहीं है, वो शेयर ट्रेडिंग का ऐप वाला है। अब बताइए, फिर जो ये लौट रहे हैं पत्रकार, इनको धनिया मिर्चक दुकान खोल लेना चाहिए। आज पत्रकारों को एक सवाल, मतलब सबको आम सहमति से हर पत्रकार की जुबान पर होना चाहिए था कि मोदी जी हमसे कब बात करोगे, हमारे सवाल का कब जवाब दोगे, हमारे सामने कब आओगे। ट्रेडिंग कंपनी वाले से, जो है ट्रेडिंग कंपनी चलाने वाले से, ऐप चलाने वाले से आप पॉडकास्ट करोगे, फिल्म करने वाले से इंटरव्यू करोगे, तो पत्रकार फिर क्या काम करे? इस देश में पत्रकार की क्या जरूरत रह गई? हेमंत भाई, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये तो देख के मुझे शर्म आ गई। इसमें दर्शकों के लिए एक चीज वैल्यूएडिशन कर दूं, जो आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि पत्रकारों को उनकी जगह दिखाई और दिखाई। ये मोदी जी की जो कुंठा है मीडिया के प्रति, ये नई नहीं है। जब वो अपना गुजरात से सामान समेट करके दिल्ली आए प्रधानमंत्री बनके, तो आपको ध्यान, उनका एक बड़ा चर्चित इंटरव्यू था, जैसे इंटरव्यू वो देते हैं उसी टाइप का इंटरव्यू था। तो उन्होंने कहा कि साहब, आपको कोई ऐसी चीज जो आपको खलती हो, आप गुजरात में बेहतर कर सकते थे बतौर मुख्यमंत्री। तो उनका एक ऐतिहासिक जवाब है, अगर आपको ध्यान आए तो, मुझे ध्यान आया जब आपकी बातचीत सुनी। उन्होंने कहा कि आई विश आई कुड हैव हैंडल्ड मीडिया बेटर। जिस पूरे गुजरात के मीडिया को सवाल रहित कर दिया था, संवाद रहित कर दिया था बतौर मुख्यमंत्री, उसके बावजूद भी उनकी एक टीस थी माननीय मोदी जी की कि काश मैं मीडिया को बेहतर हैंडल कर पाता। उनका रेफरेंस था गोधरा वाले मसले को लेकर के। तो जो मोदी जी की जो मीडिया के प्रति प्रेम था अगाध, उसके भी कारण थे।
उस टाइम वो संगठन में काम करते थे। जैसे ही वो सरकार में आए, मुख्यमंत्री बने, वो तो एमएलए भी नहीं बने थे, कभी पार्षद भी नहीं बने थे, सीधे के सीधे मुख्यमंत्री बने थे, चुनाव भी बाद में लड़ा था। तो वैसी सूरत में, और फिर उसके बाद जो गोधरा और जिस तरह का पूरा घटनाक्रम हुआ, तो मीडिया फिर उनकी टीस बन गई। और एक बार जब चीज दिमाग में बैठ जाती है कि भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, और कवरेज जिनकी इच्छा के खिलाफ किया, जो भी सच बताते थे उससे परेशान हुए, तो वो एक बेसिक कुंठा का कारण है, जिसके कारण। अच्छा, और कल का भी जो आपने जिक्र किया ना, निखिल कामत का आपने जिक्र किया, जियोदा वाली, जो वो भी इंटरव्यू बिना पर्पज के नहीं है, जो मैंने आज तमाम सोशल मीडिया पे देखा, कथित तौर पर उसमें भी एक खेल है। वो भी रिजर्व बैंक से बैंकिंग का कोई लाइसेंस मांग रहे हैं कथित तौर पर लंबे समय से, और रिजर्व बैंक ने उनको देने से मना कर दिया। तो अब एक ये इंटरव्यू मेरे ख्याल काफी रहेगा बाकी काम करने के लिए, शायद ऐसी उम्मीद कर सकते हैं, कम से कम किसी भाई का तो भला हो। हम तो यही सदिच्छा रखते हैं कि भाई उनकी इच्छा है तो, और वो मोदी जी के प्रिय भी है, स्टार्टअप और वो सारी चीजें करके जो भी आप समझते हैं। तो कल भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, और वो किस तरीके का इंटरव्यू था वो आप समझ ही सकते हैं। जैसे सीएनएन को एक बार दिया था इंटरव्यू, जो एडिटर्स बुलाए थे 5, और फिर शाम को पीएमओ से वो कैसेट चली गई थी, खुद ही बताया उनके संपादक ने। तो एक ये नया दौर है, इसका आशीष जी बुरा मानने की बात नहीं है। इस सब के लिए कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी ही दोषी है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आज उनके पास आए, किसी ने ये कोशिश भी की कि कोई उनसे सवाल पूछ लिया जाए। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। देखा होगा आपने अभी वीडियो में जब दिखाया आपने, तो सवाल उनको ये पता है कि ये सवाल का जवाब देंगे ही नहीं, लेकिन अपनी तरफ से तो हम प्रयास करते हैं ना हमेशा। तो मीडिया मोदी जी को देखते ही ऑटो मोड में आ जाता है, नमस्कार और थैंक यू, दैट्स ऑल। मोदी जी को भी वही मुफीद है और इनके लिए भी वही है। तो ये नया भारत है, ये एकदम इसके अंदर कोई भी नाराज होने की कोई बात नहीं है। ये एक नया नैरेटिव है, ऑटो मोड में है कि मोदी जी आएंगे, नमस्कार करेंगे, आपको नमस्कार करना है, वो आपका हालचाल पूछेंगे, आपने मौका लगे तो सेल्फी भी खिंचवा लीजिए। आपको ध्यान होगा एक बार सेल्फी का भी हुआ था, बड़े बड़े तोपचियों ने सेल्फियां खिंचवाई थी और बड़े पोस्ट किया था फिर उसको। तो ये आशीष जी एक नई चीज है, और नॉन प्रोफेशनल्स को इंटरव्यू देना वो सीधा सीधा मीडिया के मुंह पे तमाचा है। तो अगर कल जैसे उन्होंने, कल का जो इंटरव्यू था उसमें तो आप जब आओगे तो मैं बात करूंगा, कोई भी इंटरव्यू किसी भी जर्नलिस्ट को दोगे आप, जो एक्चुअल में जर्नलिस्ट है, तो आपसे काउंटर सवाल कर सकता है कि साहब इसमें ये क्या, इसमें ये क्या। तो वैसी सूरत वो क्रिएट नहीं करना चाहते। उनका तो जो स्क्रिप्टेड है उसी की लाइंस पे चलना पड़ेगा आपको, वो उनका कंफर्ट जोन है। और जो सच्चा पत्रकार होगा वो बाज नहीं आ सकता, उसको तो काउंटर सवाल करना ही पड़ेगा। जो आपको नैरेटिव दिया गया उसके अलावा तभी उसकी कॉपी बनेगी, नहीं तो बाकी तो पीआर है। तो इस चीज को मोदी जी भी समझते हैं, और इस चीज को मीडिया ने भी समझ लिया है कि तुम सवाल जवाब करने के अलावा केवल विजुअल्स दिखाने के माध्यम हो। और जो आपने जिस भाई का ट्वीट दिखाया, मेरे ख्याल में उनके तो उसी पे नंबर पूरे हो गए होंगे, आज की कवरेज तो पूरी होगी उनकी चैनल में भी और इधर भी, और उनके दर्शक भी लहलोट होंगे। देखिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जब सवाल पूछने वाला ही इसको अपनी नियति मान चुका हो, तो फिर सवाल जवाब देने वाले को क्या कहिए आप। नहीं, नियति क्या आप देखा आपने, मैं उसको बार बार मैं मेरे जेहन में जब से वो क्लिप देखा हूँ, जेहन में घूम रहा है कि वो आ रहा है और कैसे आवाज, थैंक यू सर, वो वाला हाल है ना कि तेरे दरस को नयन तल से और तेरे दरस हो जाए तो मेघा बल से। तो आज दोनों हो गया, आज का दिन दोनों हो गया। सुबह सुबह वो जो तरसे थे नयन दरस के लिए, तो दर्शन हो गए, और दर्शन हो गए, दिल्ली में देखो आप मेघा बरस रहे हैं, बारिश हो रही है। ये ऐसे नहीं होता है, ये सब जो गुप्त शक्तियां होती हैं भीतर की, जब वो जागृत हो जाती है तभी ऐसा होता है। दर्शन दिया आज, और इंद्र देव भी खुश हो गए। आज पत्रकार ही नहीं खुश, इंद्र देव भी खुश हुए कि दर्शन दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 18 सेकंड का, और कहा भी कि इन गरीबों को कुछ दे दो, इनके सर पर कुछ नहीं है भाई, दे दो। आपने कहा ये वही, जब कामत की बात आई, बताइए आप ट्रेडिंग करने वाला पॉडकास्ट कर रहा, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं भैया, क्या बेचें, बता दो। कहीं पे किराना उराना दुकान खुलवा दो, मेडिकल स्टोर खुलवा दो, वो भी नहीं खोल सकते, उसके लिए भी डी फार्मा वगैरह चाहिए मेडिकल स्टोर के खोलने के लिए भी। क्या करें, क्या करें, देख लीजिए उसी में से क्लिप। कल तो मैं एक पोर्शन सुना, उस पर बड़ा मतलब, जब से वो सुना, मैं एक बार छोटी छोटी क्लिप्स धीरे धीरे आई ना, पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे पास भी समय नहीं था। मोदी जी जितना व्यस्त नहीं है, लेकिन इतना भी समय नहीं है कि उनका पॉडकास्ट सुने, और इतने भी बुरे दिन शायद नहीं आए हैं, सुनना पड़ता है खबर देखने के लिए। उसमें कहा उन्होंने कि जो रिस्क लेने की मेरी क्षमता है ना,
उसको भी पूरा नहीं एक्सप्लोर किया गया। जैसे मैंने सुना, मैं अपना कान दोनों पकड़ा, हे प्रभु आप बड़े कृपालु हो कि कम से कम अभी इनके पूरे रिस्क लेने की क्षमता को एक्सप्लोर नहीं होने दिए। नहीं, हम लोग कहाँ होते पता नहीं था। जरा एक आध क्लिप सुनवा देते हैं, 2-3 क्लिप्स हैं, जरा सुनवाइए तो, एक एक करके सुनवा दीजिए, तभी एक बार में हम 10 मिनट फिर हेमंत भाई से बात करेंगे। सुनवाइए। मुझे लगता है मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसका अभी फुल यूटिलाइजेशन हुआ ही नहीं है, बहुत कम हुआ है। मेरी बहुत रिस्क टेकिंग कैपेसिटी शायद अनेक गुना ज्यादा होगी। इसका कारण है कि मुझे परवाह ही नहीं है। मैंने अपने विषय में कभी सोचा ही नहीं है जी, और जो खुद के लिए नहीं सोचता है उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का कोई यानी बेहिसाब होती है। मेरा केस ऐसा है। नहीं, केस तो अद्भुत है आपका केस अद्भुत है, वाकई आपको परवाह नहीं है, आप खुद में केस हो, अद्भुत है। आपका केस इतना अद्भुत है कि आपको 700 किसान मर गए, कोई परवाह नहीं। 46 दिन से एक 70 साल का बुजुर्ग किसान कैंसर पीड़ित वो भूखा बैठा है, अनशन पर है, आपको परवाह नहीं है। इस देश में किसान जान दे रहे हैं, आपको परवाह नहीं है। रुपया 86 पार कर गया, आपको परवाह नहीं है। आपको परवाह ही तो नहीं है, आपको इस देश की परवाह नहीं है। एक बात, सब बात सही कहा था, थोड़ा सा ही ट्विस्ट करते, उन्होंने कहा मुझे अपनी परवाह नहीं है। दरअसल उन्हें सिर्फ अपनी परवाह है, देश की बिल्कुल परवाह नहीं। इस देश की रत्ती भर परवाह नहीं है। इनके पूरी रिस्क, अगर जो इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है पूरा इस्तेमाल हुआ होता तो आपने देखा था नोटबंदी की लाइनें, अगर पूरा इस्तेमाल हो जाएगा तो उसमें लाइनें आपने देखी थी कितनी लंबी थी हेमंत भाई। अगर पूरा इस्तेमाल आप कर लोगे तो बंगाल की खाड़ी से लेके और अरब सागर तक पूरा हिंदुस्तान लाइन में खड़ा मिलेगा। पूरा हिंदुस्तान लाइन में, बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक पूरा एक कर देंगे, अखंड भारत कर देंगे। एक क्लिप और सुना दीजिए, अगली वाली वो भी सुना दीजिए, तब फिर हेमंत भाई के पास चलें। कंट्रोल रूम। गलतियां होती होगी, मुझसे भी होती होगी, मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई देवता थोड़ा। Wait a minute. Who are you? जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। वाह वाह। एडिट करने वाले ने भी, एक सोशल मीडिया से उठाई हुई क्लिप है, एडिट करने वाले ने भी जबरदस्त एडिट किया है। हेमंत भाई, इतनी कैपेसिटी भारत वाले क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं? इस देश का दुर्भाग्य ही है मुझे लगता है। देखिए अपने आशीष जी, कोई भी व्यक्ति होता है ना, खासतौर पे इतने बड़े पद पर होता है, तो उसके मुंह के आगे एक अपनी कहावत है देसी भाषा में, मुंह के आगे मैदान है। जो कुछ मर्जी आए बोलते रहिए, कौन रोकेगा आपको। और खासतौर पर जब आपका मोनोलॉग है इंटरव्यू के रूप में कि मैं केवल एक लाइन बोल के छोड़ दूंगा, उसके बाद फ्लोर इज अप टू यू, फ्लोर इज विद यू, तो उस तरह के केस में फिर मोदी जी तमाम तरह के जो उनके स्क्रिप्ट राइटर्स ने जो भी उनको दिया होता है, उस दिन वो याद करके आए होते हैं, उसको कर देते हैं। पहली बार आपने कहा, इससे पहले जो वीडियो दिखाया आपने, उसमें उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर तो किसी को कोई शंका है ही नहीं। इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अगर आप शुरुआत करेंगे तो गोधरा से शुरू हुई थी, वहां से शुरू हुई थी। आपको याद होगा 84 में कांग्रेस पार्टी के टाइम में एक बहुत बड़ा मैसेकेयर हुआ, बहुत जनसंहार हुआ सिखों का। खुद प्रधानमंत्री से डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, सबने माफिया मांगी। कितनी बार मांगी? आज तक गोधरा के बारे में किसी ने माफी मांगी है? पूरी भाजपा में, पूरी भाजपा में। तो इससे बड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो सकती है क्या आपकी? कल्पना करिए, आपका सिटिंग होम मिनिस्टर हिरेन पांड्या, उनकी हत्या हुई, उसके बारे में आज तक उसका कोई कातिल भी पकड़ा गया? उसकी साजिश भी क्या थी, कुछ पता लगा आपको? कोई, किसी को नहीं पता। आपने बहुत सही कहा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की बात। अडानी साहब को जब पहली बार आपने गुजरात में जमीन दी थी, जिसके ऊपर इतना भारी विवाद हुआ, उसके बावजूद उन्होंने अडानी का हाथ नहीं छोड़ा। आप देखिए हिंडनबर्ग से लेकर के और तमाम तरह, अमेरिका में इंडाइक्टमेंट फाइल होगी, लेकिन परवाह नहीं की मोदी जी ने। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। आज उनकी हालत यह है कि 3-3 केसेस अमेरिका में चल रहे, वारंट हो रखे, लेकिन मोदी जी की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी तो है, मानिएगा। डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात जाकर के दंगों के बाद और सबके बीच में ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी राजधर्म निभाना चाहिए,
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक तौर पर वो कहते हैं कि वही तो कर रहे हैं, ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, इसको आप हल्के से क्यों ले रहे हैं? उसके बाद देखिए, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत है मोदी जी की, ऐसा नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे ही दिल्ली आए मोदी जी, सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि जो उनके गुरुजन थे, आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा, जो भी सीनियर थे पार्टी में, उन सबको एक झटके में अपने मार्गदर्शक मंडल में डाला कि नहीं? एक झटके में। ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है? आप नहीं मानते इसको? बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है कि जिन्होंने आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनको आपने मार्गदर्शक मंडल में ठिकाने लगाया। और तब से लेके आज तक किसी की एक लाइन सुनी हो आपने, आडवाणी जी की या जोशी जी की? उनका कोई कोट भी देखा हो आज तक? बता दीजिए। बहुत बड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। आगे चलिए, वो जब दिल्ली में आगे, नोटबंदी उन्होंने की, कितने घंटे के नोटिस पे? चंद घंटे के नोटिस पे देश की 85% करेंसी उन्होंने कूड़ा कर दी। खुद कहा रद्दी हो जाएगी, कर दी ना। पूरी दुनिया में आपने एक उदाहरण देखा हो, ओवरनाइट कोविड के दौरान आपको ध्यान हो, लॉकडाउन कर दिया। लाखों लाख श्रमिक हरियाणा से, पंजाब से, सुदूर राजस्थान से, पता नहीं कहां से पैदल चल के ईस्टर्न यूपी और बिहार तक पहुंचे। मर गए, खप गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, किन हालात में गए, कोई व्यवस्था नहीं, ऑल ऑफ ए सडन। आपने देखा। उसके बाद जीएसटी जिस तरीके से लागू कर दिया गया, आधी अधूरी तैयारियों के साथ, हर रोज 2 नए स्पष्टीकरण आ जाते थे, हर रोज। और जो उस समय के सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो अकेला नोटबंदी का फैसला है, अकेला नोटबंदी, इससे देश का 2% जीडीपी अकेला इससे बैठ जाएगा। जीएसटी को लेकर के उन्होंने चेतावनी दी। मोदी जी ने कभी परवाह की? ये उसकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है। आप उसको हल्के से क्यों ले रहे हैं? पेगासस, ताकतवर सुप्रीम कोर्ट, जिसने सरकारों, जिसके फैसलों पे सरकारें इधर से उधर हो गई हिंदुस्तान का, वो पूछता रहा कि साहब आपने पेगासस खरीदा या नहीं? जवाब दिया कभी सुप्रीम कोर्ट को? इसको रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कहते हैं। और वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अभी तक एक्सप्लोर पूरी नहीं हुई है, अभी उसका प्रयोग होने में गुंजाइश है। मैं मोदी जी से सहमत हूं, बिल्कुल 100% है अभी। उसके बाद आप देखिए, पेगासस के बाद राफेल में देख लीजिए, कीमत नहीं बताएंगे, देश की सुरक्षा, पेगासस में भी देश की सुरक्षा। तो कितना इफेक्टिवली यूज किया है इसको। पूरे के पूरे कोविड के दौरान हिंदुस्तान में सब जगह लॉकडाउन था, और था जब उस टाइम सरकारें गिर रही थी, चुनाव हो रहे थे, कोविड में लॉकडाउन था। ट्रंप साहब का नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में हो रहा नहीं हो रहा था? हुआ ना, कोविड के दौरान ही हुआ साहब। और दूसरे देश में जाके, किसी दूसरे देश में जाके, आप तो ज्ञानी आदमी हैं, पूरी दुनिया में एक नेता का नाम बताइए जिसने किसी विदेशी नेता के लिए वोट मांगी हो। कोई एक नाम बताइए आप। केवल मोदी जी है। जनरल नॉलेज का सवाल है, बच्चों को बताइएगा। अमेरिका जाके अब की बार ट्रंप सरकार का नारा किसने दिया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आज तक आपको दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दूसरे देश के पॉलिटिकल अफेयर्स में इंटरफेरेंस है। लेकिन मोदी जी की रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी है, उन्होंने करके दिखाया। नहीं किया हो तो बताइए आप। और ऐसे तमाम काम, एक नहीं, विपक्ष मुक्त नैरेटिव देखिए, कहीं कोई सवाल जवाब हो, सवाल रहित मीडिया, कहीं कोई सवाल जवाब हो। उसके अलावा बड़े से बड़ा झूठ कितना शानदार तरीके से बोलते हैं। चुनाव के दौरान वोट मांगते समय किस किस तरह की शब्दावली प्रयोग करते हैं, किस किस तरह की शब्दावली, रिपीट करना भी उचित नहीं रहेगा, लेकिन करते हैं। वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। उसके अलावा आप देखिए, कभी अपने आप को जब कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, क्यों? जब नॉन बायोलॉजिकल कहा था उस टाइम वो पूर्ण बहुमत में थे और 400 सीटों का नारा दे रहे थे, और मां गंगा के अंदर जो स्टीमर में खड़े हुए थे, और वो डॉगी पत्रकार थी जो वहां पर, डॉगी मीडिया की, उसको उन्होंने कहा ही सब कि मेरे पास तो जो ऊर्जा आती है ये नॉन बायोलॉजिकल है और सारी चीज है। उन्होंने भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया। आप अकेले निखिल कामत को नहीं कह सकते, हमारी बिरादरी ने भी काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि दुनिया में एकमात्र नॉन बायोलॉजिकल आप कैसे हुए, नहीं किया। अब जब उन्होंने कल कहा निखिल कामत को कि मैं भी आखिर इंसान हूं, उसका आपको समझना पड़ेगा वो क्यों कहा। वो इसलिए कहा कि दिल्ली का चुनाव चल रहा है, इसके बाद बिहार का चुनाव आ रहा है, और आप 240 सीटों पर सिमटे हुए हैं। तो आप जो अवतारी पुरुष थे, उससे अवतार से छोड़ करके आप दोबारा मानव योनि में आ गए। तो ये मोदी जी की पोस्चरिंग है। और अवतार कहना खुद को, वो भी एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थी, और एक अवतार का दोबारा पुरुष योनि में आना या मानव योनि में आना, वो भी एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। और जब आप कहते हो कि साहब मोदी जी ये कहते हैं कि मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता, तो मैं 100% सहमत हूं मोदी जी से। आप बताइए मोदी जी किस चीज की परवाह करते हैं?
रोजगार की परवाह करते हैं, रुपए की कीमत की परवाह करते हैं। आपने कुछ चीजें कही, मणिपुर की परवाह कर रहे हैं, महंगाई की परवाह कर रहे हैं, अपने क्या नाम है, 11 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, 3 स्टेट्स की सड़कें बंद पड़ी हैं, 3 पूरा मेन हाईवे बंद पड़ा है। एक बुजुर्ग आदमी 70 साल का, जैसे आपने जिक्र किया डल्लेवाल साहब का, 46 दिन से भूखा प्यासा, क्या मोदी जी ने उसका जिक्र भी किया? क्या उनकी कोई कमेटी बना करके उनकी बात भी सुनी? बाकी तो छोड़ दीजिए। और 11 महीने कल हो जाएंगे उनका आंदोलन चलते हुए, किसी ने उनका ज्ञापन भी लिया आज तक केंद्र सरकार की तरफ से? मोदी जी परवाह करते हैं आपके हिसाब से? आप जीडीपी की दर देख लीजिए, आप देश के आर्थिक संकट देख लीजिए, उसके अलावा रुपए का वो देख लीजिए, देश में हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, और गिनते जाइए। चाइना जो आज की तारीख में नॉर्थ ईस्ट में बांध बना रहा है, कितना बड़ा खतरा है। प्रधानमंत्री जी ने जब अब चाइना हिंदुस्तान में घुसा, लद्दाख में और इधर जो है, तो अमेरिका सैटेलाइट के रोज पिक्चर्स जारी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? पूरी दुनिया में वो थी। मोदी जी ने क्या कहा? कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं। तो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी नहीं है। दोनों बातों से सहमत हूं, उनकी रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी कहीं ज्यादा है और परवाह वो बिल्कुल नहीं करते। और उन्होंने देश का जो आम आदमी है उसको भी निडर बना दिया है, वो भी इन मसलों पर परवाह नहीं कर रहा है। अच्छा, तो हेमंत भाई, अच्छा ये एक बात 30 सेकंड में हो, 30 सेकंड बस और समाप्त करेंगे। परवाह करते किसकी हैं फिर मोदी जी? किसकी परवाह करते हैं? आशीष जी, आपने जवाब दिया। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति खुद की परवाह नहीं करता। निश्चित मानिए मोदी जी केवल 2 की परवाह करते हैं, एक खुद की और एक अपने मित्र की, अडानी साहब की। इसके अलावा किसी की परवाह नहीं करते हैं। ये उनके पीरियड जो 11.25 साल इधर के, 11.25 साल, और उससे पहले गुजरात के, उनको इन 2 के अलावा किसी की परवाह नहीं है। मोदी जी की शानो शौकत में कमी नहीं आनी चाहिए, मोदी जी के टर्नआउट में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, जो उनके जो स्टाइल है पूरी दुनिया में पहचाना जाना चाहिए, चाहे किसी को $20,000 का आपको हीरा देना पड़े या कुछ देना पड़े। तो मोदी जी की जो छवि है वो बल्ले बल्ले रहनी चाहिए, और बाकी जो उनका मित्र है उसका कोई काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये दोनों चीजों की परवाह वो जरूर करते हैं। बाकी चीज की परवाह जब देश ही नहीं कर रहा तो मोदी जी को भी क्यों करनी चाहिए? तो वो तो हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। चलिए, ये अवतार बदलने वाले विलक्षण इस धरती पर आए हैं, इनका एहसान कैसे चुकाएंगे हम लोग? वो तो चुका ही रहे हैं, देश चुका रहा है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। वाकई प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज तो ये तंज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हेमंत भाई लेकर के आए थे। 18 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस। पत्रकारिता का इतिहास लिखा जाएगा तो 18 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे लगता है सबसे अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया हुआ इसका जिक्र होगा कि 18 सेकंड की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो है प्राइम मिनिस्टर ने किया था। कल फिर मिलेंगे हम शाम में, हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत जी हमारे साथ होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।